ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक मुहिम है जिसमें हर एक गांव को उसकी आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। जिस सर्वे को जो नाम दिया गया है वो है मेरा गांव मेरी धरोहर। मीन्स अपने गांव को एक अलग पहचान दिलाने की मुहिम। ठीक है। बेसिकली ये एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, एक MIS तैयार हो रहा है जिसमें हर एक गांव का डेटा आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है। हर एक गांव का डेटा आपको उसमें फीड करना है ताकि गवर्नमेंट के नजर में सारे लोगों का, सारे गांव का डेटा आ जाए, सारी चीजें उनके नजर में आ जाए। वहां पे क्या खासियत है, क्या पुरानी जगह है, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट वहां पे फॉलो किया जाता है, लोगों का पहनावा क्या है, लोगों का खान पान क्या है, इस तरीके की बेसिक जानकारी जो उस गांव से रिलेटेड हमें इस सर्वे में कवर करनी है। ठीक है। मंत्रालय आपको पता चल गया किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही मुहिम है। CSC के पास क्यों आई? तो CSC के पास आने का सबसे बड़ा मोटो यही होता है कि जब गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे कोई कार्य करना होता है तो उन्हें CSC के साथ जुड़ना पड़ता है, क्योंकि CSC का रीच हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे है। तो ये गाँव का सर्वे है तो हर एक गाँव में ये सर्वे होगा, इसलिए समझिए। ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि हमें किस मुद्दे पे ये सर्वे करना है। तो सबसे पहले कुछ जब आप सर्वे स्टार्ट करेंगे तो आपको इस सर्वे को करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में। उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी हम कराएंगे अभी इस सेशन के बाद, कि कैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप में आपको कैसे डेटा फीड करना है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये जो सर्वे होना है ये कुछ बेसिक एसेट्स पे होना है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ बेसिक एसेट्स मैंने सामने दिखाई है। ये टोटल 9 एसेट्स है जिसपे हम हर एक गांव का सर्वे करेंगे। ठीक है। उस गांव में इन 9 एसेट्स में जो भी अवेलेबल एसेट्स हैं उसका सर्वे रिपोर्ट हम अपने ऐप के थ्रू मंत्रालय को देंगे। तो सबसे पहले जो इसमें हमें कवर करना है वो है ट्रेडिशनल फूड। ठीक है। एक एक करके हम सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल देके भी समझाएंगे कि कैसे क्या आप सकेंगे, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे किसी लोगों से, क्या होता है वो, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल फूड, कि वहाँ का पारंपरिक खान पान क्या है। किसी गांव का जब आप सर्वे करने जा रहे हैं तो वह सबसे पहले आपको वहां पे पता करना है कि वहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है, पारंपरिक खान पान। पारंपरिक खान पान मतलब वहाँ पे लोग पारंपरिक तरीके से क्या खाते आ रहे हैं। ये चीज 3 तरीके से, किसी भी गाँव में आप जाएंगे तो 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि आप रेगुलर बेसिस में क्या खाते हैं। ठीक है। मीन्स आपका डेली का जो पारंपरिक खान पान है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि स्पेशल ओकेजन पे आप क्या खाते हैं। किसी स्पेशल ओकेजन में, मान ले घर में कोई पूजा हो, कुछ किसी तरीके का फंक्शन हो, तो उस समय आप क्या खाना पीना पसंद करते हैं। और कुछ रिलीजियस ओकेजन में, कुछ धार्मिक ओकेजन होता है तो उस समय आप क्या खान पान पसंद करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझाएं हम लोग, तो एक पर्व होता है हमारे यहाँ पे, सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को, जिसको हम लोग तिल संक्रांत बोलते हैं इस रीजन में। उसमें क्या खासियत होती है कि वहां पे हर एक लोग उस दिन दही चूड़ा खाते हैं। ठीक है। तो ये एक स्पेशल रिलीजियस ओकेजन या स्पेशल ओकेजन का फूड हो गया। तो उसी तरीके से वहां के लोगों का क्या खान पान है, क्या वो किसी स्पेशल डे में कुछ अलग तरीके से खाना पीना पसंद करते हैं, डेली बेसिस में क्या खाते हैं, डेली बेसिस में क्या खाते हैं, ये आपको इस सर्वे में कवर करना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस। दूसरा जो एसेट है हमारा वो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस का, कि वहाँ का पारंपरिक पहनावा क्या है, वहाँ पे लोग पहनना क्या पसंद करते हैं, पारंपरिक तरीके से क्या पहनते आ रहे हैं। जैसे वहाँ के पुरुष क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, या शर्ट पैंट पहनते हैं, या किसी अलग तरीके का पहनावा वो कैरी करते हैं। तो किस तरीके का पहनावा वो कैरी करते हैं वो आपको इस सर्वे में कवर करना है। ये भी 3 तरीके से पूछने से आपको पता चलेगा कि पहला, आप डेली बेसिस में क्या पहनते हैं, रोजाना आपका पहनावा क्या है, रोजाना जो वहाँ के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो क्या पहनना पसंद करती हैं। उसके बाद किसी स्पेशल ओकेजन में क्या पहनना पसंद करते हैं, किसी रिलीजियस ओकेजन में क्या पहनना पसंद करते हैं। तो इन 3 तरीके से अगर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसका आंसर आपको वहां पे मिलेगा, कि जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी कि वहां का पारंपरिक पहनावा क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जैसे अभी रिसेंटली सरूल हुआ, कल हमारे झारखंड में सरूल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे
जो महिलाएं होती हैं वो स्पेशल तरीके के ड्रेसेस, जो महिलाएं हो पुरुष हो वो स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। एक साड़ी पहनते हैं जो व्हाइट कलर की होती है, जिसका पार जो होता है रेड कलर का होता है। ठीक है, वो स्पेशली इसी पर्व पे पहनते हैं वो लोग। तो ये उनका पारंपरिक पहनावा हो गया। तो इस तरीके की चीजों को आपको इस में कवर करना है, सर्वे में उनकी डिटेल्स आपको शेयर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स। ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स मतलब वो जो पारंपरिक गहने जो पहनते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, गहनों में कान में पहनना, नाक में पहनना, हाथ में चूड़ी होती है, गले में हार होता है, पैरों में पायल होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जो महिलाएं, स्पेशली ऑर्नामेंट्स की जब हम बात करें तो महिलाओं पे ज्यादा फोकस जाता है हमारा कि महिलाएं ये पुट ऑन करती है। तो वहाँ की महिलाएं क्या जेवर जवाहरात पहनना पसंद करती हैं वो आपको इस वाले सेक्शन में फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि हर एक रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो पहनावा जो जेवर जवाहरात का पहनावा वो बदलता रहता है, लोगों का महिलाओं का बदलता रहता है। अगर झारखंड की महिलाओं की बात करेंगे तो उनका पहनावा, जेवर का पहनने का तरीका अलग है। वो एक नाक में नोज रिंग पहनती हैं, हाथ में कंगन पहनती हैं। वो कंगन बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है। हार पहनती है, हार भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, पतले पतले हार पहनती है। ठीक है, यही अगर आप शिफ्ट करेंगे साउथ इंडिया में तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां की महिलाएं मोटे मोटे हार पहनना पसंद करती हैं, जो कि गोल्ड से बने होते हैं। ठीक है, गोल्ड के मोटे मोटे कंगन पहनना पसंद करती हैं, या फिर नोज में जो रिंग है वो भी बड़ा बड़ा रहेगा, कान में रिंग होता है वो बड़ा बड़ा रहेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं होती हैं वो दोनों नाकों में नोज रिंग पहनती हैं। ठीक है, तो ये होता है अलग अलग रीजन में कैसे कैसे पहनावा होता है, ऑर्नामेंट्स कौन कौन से पहने जाते हैं, ये आपको इस सर्वे में आपको कवर करनी है। इस सर्वे में वो सारी डिटेल्स आपको डालनी है कि उस पर्टिकुलर गांव का क्या पारंपरिक ऑर्नामेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो एसेट है वो है हमारा ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में होता है कि वहाँ पे क्या कोई ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म है क्या जो पारंपरिक तरीके से चल रही है क्या, ऐसा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट उस गांव में फॉलो किया जाता है क्या। लाइक कोई अच्छा मूर्तिकार हो जो मूर्ति बनाने वाला है, जो पारंपरिक तरीके से उसके फैमिली वाले उस मूर्ति के जो आर्ट है उसमें पारंपरिक तरीके से भाग लेते आ रहे हैं। उसके फादर भी वही करते थे, उसके दादा भी वही करते थे। इस तरीके से वो पारंपरिक उनके वो फॉर्म चलता आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई अच्छा पेंटिंग करने वाला हो जो उसके गांव उसके परिवार का वो ट्रेडिशन है कि वो उसी तरीके से चलता आ रहा है, वो लोग करते रहते थे। कोई पॉट मेकर है, जैसे घड़ा बनाता है या फिर कुछ और दिया बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो सारी चीजें क्या ऐसा कोई आर्ट फॉर्म आपके यहाँ पे चल रहा है क्या, उस गांव में चल रहा है क्या, तो आपको यहाँ पे उस आर्ट फॉर्म का एंट्री करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें उस आर्ट फॉर्म का एंट्री होगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एंट्री नहीं होगा, उस पर्सन का एंट्री नहीं होगा जो वो आर्ट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे उस आर्ट फॉर्म का एंट्री होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बहुत सारी जगह पे होता है अलग अलग तरीके से, जैसे मधुबनी पेंटिंग होती है। यहाँ पे झारखंड में भी बहुत सारी पेंटिंग्स है जिनका बहुत प्रचलन है। वहाँ के वो किसी पर्टिकुलर गांव से ही रिलेट करता है, उस गांव के लोग ही इस पर्टिकुलर पेंटिंग को करते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है, ऐसे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो अगली हमारी एसेट है वो है बिलीफ का सेक्शन आता है। बिलीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको मैक्सिमम विलेजेस में मिलता है। देखिए, बिलीफ को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। बिलीफ दो तरीके का होता है, एक होता है रिलीजियस बिलीफ और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस बिलीफ। पहला जो मैंने बताया वो होता है धार्मिक बिलीफ, जिससे किसी पर्टिकुलर धर्म और कम्युनिटी की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो धार्मिक बिलीफ किसको बोल सकते हैं। मान लीजिए गांव में कोई मंदिर है, वहां पे लोगों की मान्यता है कि वहां पे मन्नत मांगते हैं तो हमारी जो भी चीजें हैं जो हम मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, फिर वहां पे हम लोग जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये उस पर्टिकुलर गांव की मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, कोई चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर गांव में होना चाहिए वो जगह। ठीक है, तो वैसे कोई धर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई बिलीफ है, धर्म से जुड़ी हुई कोई मान्यता है, तो आप उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे।
और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस बिलीफ, जिसको हम लोग गैर धार्मिक भावनाएं बोलते हैं, गैर धार्मिक मान्यताएं बोलते हैं। उसमें क्या चीजें आती हैं, इसका बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में ये मान्यता है कि वहां के लोग जब बाहर जा रहे हैं तो वो खाली घड़ा देख करके नहीं जाना चाहते हैं बाहर। अगर वो खाली जाते बाहर निकल रहे हैं किसी कार्य के लिए और वो खाली घड़ा देख ले रहे हैं तो उनका जो क्या बोलते हैं वो लोग जतरा खराब हो जाता है और आगे वो काम नहीं। तो ऐसी अगर मान्यता उस गांव में है तो आप उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे, इस बिलीफ वाले सेक्शन में डालेंगे। ये गैर धार्मिक मान्यता है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वो हर एक गांव के हर एक कोई इसको मानते होंगे, हर जो भी उस गांव में मान्यता है उसमें। जैसे एक और बेसिक एग्जांपल दूं कि जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, ठीक है, बाहर जा रहे हैं किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो हम लोग उसको अशुभ मानते हैं, फिर उस कार्य के लिए जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल टूटे हुए कांच को देख करके लोग बाहर नहीं जाते हैं। ये तो नेगेटिव सेंस में हो गया कि ऐसा करने से नहीं होगा। कुछ चीजें जैसे पॉजिटिव सेंस में अगर इसको देखें तो कोई लोग बाहर जा रहे हैं, अगर उनको मछली दिख गई तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा जितना सही हो गया, अब हमारा काम जो है बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर किसी गांव की मान्यता होती है कि उनको लाल कपड़ा होता है तो उनका काम हमेशा सही होगा। ये उस गांव की पर्टिकुलर भावनाएं हैं, मान्यताएं, ठीक है। तो ऐसी मान्यताओं को आपको बिलीफ की सेक्शन में कवर करना है। ध्यान रखिएगा, बिलीफ में दोनों तरीके की चीजें कवर होंगी, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, ठीक है। आई थिंक ये 5 एसेट्स अभी तक क्लियर होंगे। किसी को इन 5 एसेट्स में अगर कोई डाउट होगा तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा मेरे से। बाकी आगे वाले एसेट्स पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो एसेट है हमारा हेरिटेज प्लेस का। क्या उस गांव में कोई हेरिटेज प्लेस है? क्या वहां पे कोई पुरानी जगह, पौराणिक जगह है? इसमें आप गांव की बहुत पुरानी जगहों के बारे में डालेंगे। हेरिटेज प्लेस का मतलब, जो हेरिटेज प्लेस 2 तरीके का हो सकता है। एक तो होता है नेचुरल हेरिटेज, ठीक है, और एक होता है मैन मेड हेरिटेज, ठीक है। पहला होता है नेचुरल हेरिटेज की एग्जांपल दूं कि उस गांव में क्या कोई पुराना पेड़ है जो बहुत सालों पुराना पेड़ है, वैसा कोई पेड़ है क्या? क्या गांव में कोई नदी बहती है जो बहुत पुरानी नदी है, बहुत सालों से बहती चली आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो चीजें हैं वो नेचुरल हेरिटेज प्लेस में आएंगी। आप उनकी एंट्री भी करेंगे, उनके फोटोग्राफ डालेंगे, उनके वीडियो डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैन मेड हेरिटेज प्लेस। अगर कोई ऐसी जगह जो इन्होंने बनाई हुई है, लाइक जैसे कोई राजा का किला हो गया, कोई पुराना घर हो गया जो बहुत साल पुराना है, या फिर कोई तालाब है जो बहुत साल पुराना है, कोई कुआं है जो बहुत साल पुराना है उस गांव में, कोई जगह है जहाँ पे कम्युनिटी मतलब सारे जो पर्टिकुलर उस गांव के जो लोग हैं वहाँ इकट्ठा होकर के अपना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ गांव का जो मान लीजिए सभा लेती, ग्राम सभा लेती है तो वहीं पे लगती है। तो ऐसे कोई हेरिटेज प्लेस है क्या, बिल्डिंग हेरिटेज प्लेस है क्या? अगर वैसे कोई प्लेस है तो आपको उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है, हेरिटेज प्लेस वाली सेक्शन में करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल एंड फेयर्स। क्या उस गांव में कोई फेस्टिवल और मेला होता है क्या? कोई ऐसा कोई त्योहार है जो वहां पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उस त्योहार में उस गांव में मेला लगता है, ऐसा कोई मेला लगता है क्या? किसी पर्टिकुलर डेट में, किसी पर्टिकुलर त्योहार में वहां कोई मेला लगता हो, तो वैसे चीजों को भी आपको यहाँ पे कवर करना है, वैसे चीजों को भी आपको इस फेयर्स वाले कैटेगरी में आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो 8वीं कैटेगरी है हमारी, 8वां एसेट्स है, वो है फेमस पर्सनालिटीज। क्या उस गांव में कोई फेमस पर्सनालिटी है? कोई उस गांव में कोई फेमस पर्सनालिटी है क्या, जो किसी पर्टिकुलर अपने किसी जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में बहुत अच्छा काम करने में उनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिला हो, कुछ कहीं ना कहीं से सम्मानित व्यक्ति हो, लाइक नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति से सम्मानित हो, प्रधानमंत्री से सम्मानित हो, ऐसा कुछ सम्मान उनको मिला है क्या? या स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर से, राज्यपाल से, किसी से भी वो सम्मानित हुए हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कहीं ना कहीं सम्मानित हुए हो, तो वैसे कोई फेमस आपके यहाँ पे है तो आप उनकी एंट्री भी करेंगे। उनके गांव की, उस गांव में अगर वो फेमस पर्सनालिटी रहता है, ये पहले थे या अभी हैं, ऐसे लोगों को भी एंट्री करेंगे आप, जो पहले उस गांव में, अभी तक जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई वो अगर पहले वहां था, अभी एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी आप उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। और अभी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो एंट्री करनी ही करनी है,
तो ये थी बेसिक। उसके बाद आते हैं लास्ट जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का है। ये ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट से ही जुड़ा हुआ चीज है। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो उस आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म को लेके चल रहा है। अभी उस गांव में कोई ऐसा प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है क्या जो किसी आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म में बहुत महारत हासिल है, बहुत अच्छा करता है? कोई अच्छा पेंटर हो, कोई अच्छा डांसर हो, कोई अच्छा गायक हो, कोई अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, कोई अच्छा मीन्स किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर वो अच्छा कर रहा है, आर्ट कुछ भी हो सकता है, किसी कोई अच्छा गाने वाला, कोई अच्छा बजाने वाला, कोई अच्छा नाचने वाला, कोई अच्छा आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता हो, कोई अच्छा कोई अच्छा मान लीजिए बांस का कुछ इक्विपमेंट बनाता हो, वैसे कोई लोग हैं क्या उस गांव में? उस पर्टिकुलर व्यक्ति की एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। परमानेंट आर्टिस्ट में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एंट्री होगी, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की एंट्री होगी जो उस आर्ट फॉर्म को अभी लेके चल रहा है, या पहले भी था। वो आदमी बहुत फेमस था हमारे गांव में, वो ये काम करता था, अभी वो नहीं है, उसकी डेथ हो गई या फिर वो कहीं और चला गया है। हमारे गांव में वो हमेशा पहले ऐसा रहता था, ठीक है। तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, उसके बारे में गवर्नमेंट को आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये टोटल 9 एसेट्स से जिस बेस पे हमें ये पूरा सर्वे कवर करना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे टोटल 9 एसेट्स के बारे में आपको बताया गया। तो इसमें से हैं जो आपको हर एक गांव में 100% मिलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे काउंट के तौर पे बताऊं तो ट्रेडिशनल फूड हर एक गांव में अवेलेबल है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हर एक गांव में अवेलेबल है, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स आपको हर एक गांव में मिलेंगे, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट जरूरी नहीं कि हर एक गांव में आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी गांव में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म नहीं होता हो, वहां पे कोई ऐसे आर्टिस्ट या कोई आर्ट फॉर्म नहीं चलता हो, तो वो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन ऊपर के 3 चीजें जो मैंने बताई, ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट, ये आपको हमेशा मिलेंगे। फिर आते हैं बिलीफ। ये बिलीफ हर एक गांव में होता है, ये आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। हेरिटेज प्लेस मोर एंड लेस हर एक गांव में होता है, कोई ना कोई पौराणिक जगह या कोई ना कोई कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जगह जरूर होता है उस जगह पे, तो वहां पे आपका ये एंट्री चला जाएगा। फेस्टिवल एंड फेयर्स भी हर एक गांव में कुछ ना कोई त्योहार लोग जरूर सेलिब्रेट करते होंगे। अगर मेला नहीं लगता, जरूरी नहीं कि हो सकता है मेरे गांव में लगता हो, उस गांव में नहीं लगता हो, ठीक है। तो आप उस मेले की एंट्री उस गांव में मत करिएगा। यहाँ पे एंट्री उसी चीज की होगी जो उस गांव के फिजिकल बाउंड्री में आता हो, ठीक है। तो जब सर्वे आप करने जाएंगे इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो भी चीज उस गांव के फिजिकल बाउंड्री के अंतर्गत आती है, आप उसी चीज का एंट्री करेंगे। जो उस गांव के फिजिकल बाउंड्री में नहीं आती, दूसरे गांव में आती, उसकी एंट्री आप किसी दूसरे गांव में नहीं करिएगा, ठीक है। जो उस गांव में अगर कोई मेला इस गांव में लगता है तभी हम एंट्री करेंगे। वो मेला अगर दूसरे गांव में लगता है, यहाँ के लोग वहां जाके शिरकत करते हैं, वहां के जाके अटेंड करते हैं उस मेला को, तो वो मेले की एंट्री इस गांव में नहीं होगी। कोई जो फेस्टिवल लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उसी एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये हो गई। तो 5-6 एसेट्स ऐसे जरूर हैं जो आपको हर एक विलेज में मिलेंगे, और 3 से 4 ऐसे एसेट्स हैं जो किसी गांव में मिलेगा, किसी गांव में नहीं मिलेगा। तो आपको मिनिमम 5 से 6 एसेट्स ऐसे जरूर हैं जिनका आपको एंट्री वहां पे करना है हर एक गांव में, और जो एसेट वहां पे नहीं है उनकी एंट्री आप छोड़ दें। उसमें आप एक सिंगल सा एंट्री करेंगे जिसमें एंट्री कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ये एंट्री अवेलेबल नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में जब आगे आपको हम ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आप सिर्फ लिख देंगे कि यहाँ पे ये कोई ऐसा कोई आर्ट फॉर्म, अगर आप आर्ट फॉर्म की एंट्री कर रहे हैं तो ऐसा कोई आर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं कैरी किया जाता है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटीज नहीं है, यहाँ पे ऐसे कोई प्रोमिनेंट आर्टिस्ट नहीं है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है।